नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का खास कार्यक्रम किताब वाला, जिसमें हम किताबों पर चर्चा करते हैं उनके लेखकों के साथ। फिलहाल हम जिस किताब पर चर्चा करने वाले हैं उस किताब का नाम है संघम शरणम गच्छामि और आरएसएस के सफर का एक ईमानदार दस्तावेज। और इसे छापा है वेस्टलैंड पब्लिकेशन में। इसकी कीमत है 599 रुपए। और इस वक्त हमारे साथ इसके ऑथर विजय त्रिवेदी जी मौजूद हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, बीजेपी संघ पर तमाम किताबें लिख चुके हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया सौरभ, आपने वक्त निकाला और आपको देखते रहते हैं, बहुत मजा आता है। जी जी, शुक्रिया सर। तो पहला सवाल तो जाहिर सी बात है कि इसके टाइटल पे ही होना चाहिए किताब पर, कि जी संगम शरणम गच्छामि, और उसके साथ जो सब हेड है उसका एक तरीके से मान लीजिए आरएसएस के सफर का एक ईमानदार दस्तावेज। मतलब ये अपने आप में उत्सुकता पैदा करता है कि ये ईमानदार दस्तावेज से आप क्या कहना चाह रहे हैं। पहला सवाल तो ये है, और दूसरा यह है कि इस नाम को कैसे चुना आपने। जी, ईमानदार दस्तावेज खुद कहे तो कोई बात नहीं होती, लेकिन उसका मतलब इसलिए जोड़ दिया गया क्योंकि संघ पर बहुत किताबें लिखी गई हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली किताब हो। जी आरएसएस देश का सबसे बड़े और सबसे पुराने संगठनों में से एक है। 95 96 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं, दुनिया भर में उसकी शाखाएं हैं, देश भर में शाखाएं, और सैकड़ों लोगों ने काम किया है। दर्जनों किताबें संघ पर हैं। लेकिन मैंने देखा उन किताबों में, काफी कुछ उनको भी मैंने भी देखा पढ़ा, उन किताबों में सब तरह की किताबें हैं, लेकिन वो किसी न किसी एक तरफ है। अच्छा। या तो वो संघ के आलोचकों की किताबें हैं, जिन्होंने संघ की जितनी आलोचना हो सकती है या जो उनका नजरिया है वो उस नजरिए से लिखी गई है। या दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संघ के समर्थक लोग हैं, संघ के कार्यकर्ता हैं, स्वयंसेवक हैं, नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उन्होंने किताब लिखी है तो उनका एक और नजरिया है। मैं इन दोनों के बीच में था कहीं पर। मैं जी संघ को एक राजनीतिक छात्र के तौर पे, राजनीति के जो विद्यार्थी होते हैं, राजनीतिक विज्ञान को पढ़ने वाले, समाजशास्त्र पढ़ने वाले लोग, उस हैसियत से, उस स्थिति को, नजरिए से मैंने ये किताब लिखने की कोशिश की। इसलिए उसमें ईमानदार दस्तावेज भी था। और आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जब ये किताब मैंने संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी थे उनको दी, मैंने कहा कि सर ये किताब है, तो उन्होंने किताब का टाइटल पढ़ने से पहले पढ़ा कि ये, इसमें आपका ईमानदारी पे ज्यादा जोर है, इसका क्या मायने है। तो मैंने कहा कि ईमानदारी का मतलब है कि मेरा अपना कोई नजरिया नहीं है, ये एक रिसर्च बुक है जो घटनाओं को, आपने पढ़ी है किताब तो आपको समझ में आ रही होगी कि उसमें मेरी कमेंट्री कम है, जी। यदि है भी तो बहुत कम है। आपने तमाम रेफरेंसेस का इस्तेमाल किया है, तमाम जी प्रवक्ताओं से बात किया है, तमाम नेताओं से बात की है, और जी उनके वर्जन के थ्रू आपने एक आइडिया जी, सबके सामने कन्वे किया है मैंने कि तो आरएसएस क्या भूमिका है। में लिखा है कि भाई आरएसएस की खिड़की से उसको, उसके आंगन को देखने की कोशिश की है, जितनी खिड़की उन्होंने खोली है। जी अभी जी। पूरी खिड़की खोली नहीं है, दरवाजे खुले नहीं हैं, लेकिन जितने खुले हैं उस दरवाजे से, उससे एक निष्पक्ष भाव से, मतलब ये भी अपना ही दावा हो सकता है, लेकिन अपनी कोशिश में मैंने सोचा कि निष्पक्ष तरीके से जो लिखा जा सकता हो एक रिसर्च के तौर पर, वो कोशिश की जाए। दूसरा, आपने चर्चा की संगम शरणम गच्छामि की। तो संगम शरणम गच्छामि तो बौद्ध का मतलब जमाने से चली आ रही है बात, लेकिन वो संगम दूसरी बात थी, संगम शरणम गच्छामि। इसमें थोड़ा सा एक, जो एक पॉलिटिकल जर्नलिस्टिक वो होना चाहिए तंज, वो है जी जो मेरा, पर बहुत चर्चा हुई, हमारे जो हमारे प्रकाशक हैं, मीनाक्षी ठाकुर है, संपादक हैं, उनके साथ भी बड़ी चर्चा हुई। तो ये था, मेरा कहने का मतलब था कि आज की जो हिंदुस्तान की राजनीति है, खासतौर से जो सत्ता की राजनीति है, उसमें संघ की शरण में जाए बिना काम नहीं चलता। इसलिए मैंने कहा संघम शरणम गच्छामि। जी। मतलब आपने आज संघ इतना प्रासंगिक है और जी उसकी प्रासंगिकता किस कदर हावी है देश की राजनीति पर, ये एक तरीके से आप कह रहे हैं कि उस पर टिप्पणी है छोटी सी टाइटल जी, के साथ उससे ही। भूमिका में भी मैंने लिखा कि एक जमाना था कि 3 बार संघ पर पाबंदी लगी, जी 1948 में, 77 5 में और फिर 92 में, जी। रायसीना हिल से। ठीक है। और आज स्थिति यह है कि रायसीना हिल से हिंदुस्तान के किसी भी राजभवन या मुख्यमंत्री निवास चले जाए तो संघ आपको मिलेगा, चाहे वो राजपथ हो, चाहे वो ठीक अशोक बात। रोड हो, चाहे वो जनपथ हो, या कोई भी देश की राजधानी का कोई भी मुख्यालय हो, जी मुख्यमंत्री निवास हो, राजभवन हो, तो वहां पर विश्वविद्यालयों में, कल्चरल सेंटर्स में, एकेडमिक्स में, एजुकेशन में, जहां आप जाएंगे वहां जरूर कोई ना कोई संघ की छाया आपको
खैर ये ये काम विचार तो संघ ने पहली बार सम्मिलित सरकारों में पावर आने के साथ ही शुरू कर दिया था शुरू कर और दिया। अब तो फुल हाँ, तो पावर अब में वो है, उसके चरम पे परिणति हैं। तक, मतलब अब तो हाँ चरम पर है। जी, तो किताब के बारे में बात शुरू करते हैं। इसमें आपने तमाम चैप्टर्स, करीब 13 चैप्टर्स हैं। जी और जो सबसे पहला चैप्टर जिसकी चर्चा मैं करना चाहूंगा, जो आपने 3 चैप्टर्स में बांटा है, सृष्टा, दृष्टा और प्रणेता। जी। सृष्टा माने डॉक्टर हेडगेवार साहब, और दृष्टा माने डॉक्टर गुरुजी गोलवलकर जी। गोलवलकर। जी, और प्रणेता बाला साहब देवरस। तो शुरुआत जी सृष्टा से करते हैं, शुरुआत से करते हैं संघ की। और आपने हेडगेवार जी के बारे में तमाम जानकारी। यदि मेरा जो पहला सवाल, जो जिसका जवाब इस किताब में मिलता है, मैं चाहता हूं दर्शकों को उस सवाल का जवाब दें कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनाने की जरूरत क्यों पड़ी डॉक्टर हेडगेवार को। क्योंकि तमाम लोग ये बात नहीं जानते होंगे शायद कि डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेसी थे, कांग्रेस के संगठन में काम करते थे तमाम तरीकों से, और पदाधिकारी भी थे। तो क्यों जरूरत पड़ी संघ बनाने की? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि ये आपने जिक्र किया ही है कि डॉक्टर हेडगेवार संघ के जो कांग्रेस के उस समय के कार्यकर्ता भी थे, नेता भी थे। बल्कि जब संघ बनाया उससे पहले उन्होंने नागपुर में कांग्रेस का सबसे बड़े अधिवेशन को वो एक तरह से देख रहे थे, उसके मैनेजर थे, ऑर्गेनाइजर थे। हाँ, ठीक है। और वहां सुरक्षा उन्हीं पर के हाथ में थी। सुरक्षा एक उनके हाथ में थी, स्वयंसेवकों की एक प्रबंधन बड़ी उनके टीम के हाथ साथ में, पूरा मैनेज किया उन्होंने। प्रबंधन पूरे उनके हाथ में था। तो वो सारी व्यवस्थाएं वो देख रहे थे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि उस वक्त कांग्रेस को अंग्रेज लोग या जो हमारे ब्रिटिशर्स थे वो हिंदुओं की पार्टी मानते थे। कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी माना जाता था। तो फिर क्यों जरूरत पड़ी? उस समय हेडगेवार को लगा कि जो हिंदुत्व कांग्रेस का है उससे कुछ अलग हिंदुत्व की बात है। कांग्रेस का हिंदुत्व में उनको राजनीति लगती थी कि वो एक पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए या जरूरत के हिसाब से बदलते रहते हैं। खासतौर से गांधी आने के बाद बहुत सारे बदलाव आए थे। तो उस वजह से उनको लगता रहा। और ये भी बात है कि वो उस समय स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर भी काम करते रहे, आंदोलन में भी गए, अनुशीलन समिति में जी, कोलकाता में पढ़े भी। कॉलेज में जब वो थे तो वहां पर अनुशीलन समिति में भी रहे। हथियारों के मामले में भी कई बार उनकी चर्चा हुई, 2 बार जेल भी गए। जी, लेकिन वो लगातार लगे हुए थे और उनको जरूरत लगी कि एक ऐसे सामाजिक सांस्कृतिक संगठन की जरूरत है जो हिंदुत्व के चरित्र को विकसित कर सके, और जिसे आज हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं ना। हिंदू राष्ट्र की कल्पना उनकी थी। तो हिंदू राष्ट्र को मैं कहता हूँ कि वो स्टेट नहीं है। ये मत समझिए कि हिंदू राष्ट्र का मतलब रायसीना हिल में भगवा झंडा लग जाएगा जी, या साउथ ब्लॉक में भगवा झंडा लग जाएगा। उनका मतलब है कि सांस्कृतिक विचारधारा के तौर पर हम हिंदू हो जाए। और जिसको आप देख रहे हैं कि आज डॉक्टर मोहन भागवत कहते हैं कि हम सब लोगों का डीएनए एक। हम्म, तो ये जो डीएनए है ना, इसकी शुरुआत 1925 में हुई है। तो डॉक्टर मोहन भागवत डॉक्टर हेडगेवार के उस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। जी, तो सांस्कृतिक विचारधारा में, और ये फर्क है उसमें कि सावरकर और हेडगेवार में क्या फर्क है। क्योंकि उस समय के सबसे बड़े नेता हिंदुओं में सावरकर होते थे। लेकिन सावरकर का जो हिंदू की डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो अलग है डॉक्टर हेडगेवार और संघ की परिभाषा से। जी। अब सावरकर का आपने जिक्र कर ही दिया है, तो किताब में भी थोड़ा थोड़ा जिक्र है उनका। हेडगेवार और सावरकर के संबंध कैसे थे? सावरकर बड़े नेता थे, जी, मतलब क्रांतिकारी किस्म के। अब उनकी चर्चा यदि करेंगे तो फिर कोई विवाद होगा कि कुछ लोग उन्हें स्वतंत्र सेनानी मानते हैं कि नहीं मानते, क्रांतिकारी मानते हैं। आज तो सब लोग मान रहे हैं, वीर सावरकर कह रहे हैं। पार्लियामेंट में उनकी तस्वीर लगी हुई है। वो हम्म, जेल गए हैं, ये भी फैक्ट है। जेल से छूटे हैं, ये भी फैक्ट है। ये सारी बातें हैं। और डॉक्टर हेडगेवार सावरकर को बहुत मानते थे, जी, ऐसा नहीं कि नहीं मानते थे। और उन्होंने कोशिश भी की कि सावरकर इसमें शामिल हो जाए। लेकिन सावरकर तो उस समय सीरियल लीडर्स में से हुआ करते थे और वो उसमें शामिल नहीं हुए। उनकी एक अलग सोच थी, उससे एक अलग समझ थी। और हेडगेवार एक दूसरी समझ के साथ, विचारधारा के साथ चलना चाहते थे, जिसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्पेस था हिंदुत्व के बीच में। जी, सावरकर का हिंदुत्व बहुत क्रिस्टल क्लियर है। जी, आरएसएस का डॉक्टर हेडगेवार के हिंदुत्व में थोड़ा सा स्पेस है। जो हिंदुत्व का एक अपना जो कल्चर होता है, वो होता है, वो है। तो इसलिए रिश्ता दोनों का अच्छा था। बल्कि उनसे मुलाकात भी उनकी होती रही। वो उनसे मिलने भी गए, हेडगेवार उनसे मिलने भी गए, उनको कहा भी, उनके साथ कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। तो संबंधों में कोई ऐसी परेशानी नहीं थी। लेकिन सावरकर का जो सोच समझ नजरिया जो था ना, बहुत शार्प और क्लियर कट था। जी। आपने किताब में महात्मा गांधी की संघ शिविर यात्रा का भी जिक्र किया है कि कैसे वो जाते जी हैं संघ के शिविर में, और वहां वो क्या देखते हैं।
क्या किस्सा है वो, थोड़ा बताइए। बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है, आपने पढ़ा ही होगा कि वर्धा में जब उनका शीत शिविर हो रहा है आरएसएस का, तो उनको वहां पर जाने का मौका मिला। वर्धा में उनका आश्रम था महात्मा गांधी का, उसके पास ही में संघ का शिविर लग रहा था, तो वहां जाने की जब इच्छा जाहिर हुई तो उनको बुलाया गया वहां पर। उन्होंने संघ का शिविर भी देखा, कार्यक्रम देखा। तो वहां पर एक जो चीज उसमें इम्पोर्टेंट बात है कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर कौन कौन सी जाति के लोग हैं, गांधी ने पूछा। तो वहां पर अप्पा थे, अप्पा जी जोशी। तो उन्होंने कहा कि हम जातियों के आधार पर पहचान नहीं करते हैं, हिंदुओं के आधार पर पहचान करते हैं गांधी की। और गांधी उनकी स्वच्छता शिविर, साफ जो था, काम का था, समाज सेवा का काम था, उससे प्रभावित हुए, ऐसा संघ का दावा रहता है। उसके अगले दिन डॉक्टर हेडगेवार ने भी गांधी से मुलाकात की जी उसका भी जिक्र मैंने इसमें किया। लेकिन जी एक चीज का और जिक्र मैंने किया, जो जो आपकी ईमानदार दस्तावेज की बात पर मैं जी उसको जोड़ना चाहता हूँ कि यहाँ तक का हिस्सा है जो संघ का वर्षन है, महात्मा गांधी और संघ की मुलाकात, शिविर में जाने का, महात्मा गांधी और हेडगेवार की मुलाकात का। जी। इसका दूसरा हिस्सा भी है, जो प्यारेलाल गांधी के सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, जो जिंदगी भर उनके सचिव रहे, जो और उन्होंने सब कुछ लिखा है गांधी के बारे में, उन्होंने उसके आगे का भी जिक्र किया है। ठीक है। तो जब गांधी वहां से पहुंचे बाहर, अपने आश्रम में आए, तो किसी ने उनसे कहा कि भाई आप बहुत प्रभावित हुए, वहां पर संघ का जो है अनुशासन जो है वो बहुत अच्छा है। तो गांधी ने कहा सिर्फ अनुशासन से काम नहीं चलता। जी तो ये जो आपकी किताब के पहले पेज का पहला सवाल ना, ईमानदार दस्तावेज, वो दोनों बातें रखता है। आपको संघ पर जुड़ी हुई किताबों में या तो एक तरफ का वर्षन मिलेगा कि गांधी गए वर्धा से आश्रम में और वहां पर उन्होंने तारीफ की संघ की, या फिर ऐसे लोग होंगे जो आलोचना करेंगे कि गांधी ने या तो संघ मित्र को है या तो बहुत ही कट्टर दुश्मन है, बीच का कट्टर रास्ता दुश्मन। कोई नहीं अपनाता। हाँ, हमने जो फैक्ट्स है वो दोनों रख दिए, अब आपको तय करना है कि वो कैसे उसको देखते हैं, कैसे समझते हैं। आपने हेडगेवार के आजादी के आंदोलनों में लगातार शामिल होने का भी इस किताब में कई किस्से, कई जिक्र किए हैं। जी मेरा जो सवाल, मतलब मेरे मन में हमेशा आता है हेडगेवार जी को लेकर, डॉक्टर हेडगेवार को लेकर, कि वो आजादी के आंदोलनों में व्यक्तिगत शामिल होने को तैयार रहते थे, पर संगठन के तौर पर शामिल हो इसके लिए कभी तैयार नहीं होते थे। आपने किताब लिखी, आपने रिसर्च की होगी, की है तमाम, जी। तो आपको क्या समझ में आया, ऐसा क्यों करते थे? मुझे लगता है क्योंकि उस समय संघ की शुरुआत थी, 1925 में संघ शुरू हुआ है, बहुत कम शाखाएं थी, बहुत कम लोग थे। तो कोई भी संगठन होता है, आपका कोई संगठन है, हम कोई चैनल शुरू करते हैं, तो पहले अपना फोकस करते हैं कि उसको शुरू किया जाए, उसको ताकत दी जाए। तो हो सकता है कि संघ को ताकत देने के लिए, संघ को संगठन के तौर पे मजबूत करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, क्योंकि उस समय बहुत छोटा था, यदि वो जी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल भी हो जाता तो कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं होता। ठीक है। लेकिन खुद वो स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर काम करते रहे थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पर भी, इसलिए उन्होंने दो बार जेल गए। वो जंगल सत्याग्रह में भी वो जेल गए हैं, उससे पहले भी गए हैं, और यहाँ तक कि सरसंघ चालक का पद छोड़कर जी जी। 1 साल तक डॉक्टर वो जेल परांजपे को में, बना के। जी। डॉक्टर परांजपे को उन्होंने वो बनाया सरसंघ चालक, और खुद चले गए। तो मुझे लगता है कि वो समझते थे कि संघ को यदि इसमें शामिल कर लिया गया, तो जो संघ का मूल जो विचार है कि सामाजिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान का या हिंदुत्व का जो भी विचार उनका रहा होगा, उसको आगे करने के लिए। इसलिए मैंने एक और सवाल जोड़ा है जो आपके सवाल से जुड़ा हुआ नहीं है, कि उनकी निधन हो जाता है 1940 में, डॉक्टर हेडगेवार का। और एक्चुअली उसके बाद हिंदुस्तान की आजादी का आंदोलन पीक पर जाता है, जब हम भारत छोड़ो अभी 1942 के वो भी कर रहे थे, वो है। और उसके बाद 47 तक का जो मूवमेंट है, उस समय गुरु गोलवलकर वहां पर सरसंघ चालक हैं। तो मैंने अगला। एक सवाल उसमें खड़ा किया है। जी आप अब उसी पे मतलब मैं आना चाहता हूँ, जो आप जी शुरू कर रहे हैं जी कि आप आप सृष्टा से दृष्टा पे पहुंच जाते हैं, गुरु गोलवलकर की बात करते हैं। तो पहला जो आप मतलब जो आप जिसे कंटिन्यू कर रहे थे कि किस तरीके से डॉक्टर हेडगेवार इस पक्ष में रहते थे कि भले संगठन के तौर पर शामिल ना हो, व्यक्तिगत तौर पर शामिल हो, पर 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ, गुरु गोलवलकर कमान संभाल चुके थे आरएसएस की, और उन्होंने इसमें शामिल होने से, अपने पदाधिकारियों को, संगठन दोनों को शामिल होने से व्यक्तिगत तौर पर भी मना कर दिया। आप इसी को जी कंटिन्यू कर रहे थे, ऐसा? जी मैं जी इसी बात की चर्चा कर रहा हूँ कि जब गुरु गोलवलकर आ गए, तो उन्होंने अपने पदाधिकारियों को साफ साफ दिशा निर्देश के तौर पर कहा गया कि वो पदाधिकारी के तौर पर इस आंदोलन में शामिल नहीं हो, और उनका जो व्यक्तिगत तौर पर शामिल होना चाहते हैं वो चले जाएं स्वयंसेवक के तौर पर, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ पदाधिकारी गए हैं, उनसे वो नाराज भी हुए,
जिन लोगों ने इच्छा जाहिर की उनसे भी वो नाराजगी जाहिर की उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरा जो अभी टारगेट है वो है संगठन को एक्सपेंड करना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, और मैं उस पर फोकस करना चाहता हूँ। लेकिन एक चीज और जोड़ी है मैंने उसमें कि भारत छोड़ो आंदोलन पर उन्होंने गांधी से 7 सवाल पूछे। जी, जिक्र किया था 7 सवालों को, उनकी चर्चा आमतौर पर नहीं होती है जी, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं अगर आप जी। उन तो वो सवालों के बारे 7 में। सवाल उन्होंने पूछा है कि भारत छोड़ो आंदोलन में क्यों शामिल हो, और वो 7 सवालों के जवाब जो खुद गुरु गोलवलकर ने दिए वो ये बताते हैं कि भाई वो क्यों शामिल नहीं हुए आजादी के आंदोलन में। जिसमें एक बात ये थी जो आज की तारीख में होती है, अभी आज हाउस खत्म हुआ है, कि आपने पहले सब लोगों से बात नहीं की। हाँ, मतलब कांग्रेस लीडरशिप ने सारे जो संगठन हो सकते हैं उनके साथ कोई बातचीत नहीं की, उनके साथ कोई प्लान चेकआउट नहीं किया। फिर दूसरी बात, उस प्लान का क्या मायने है, क्या मतलब होगा, वायलेंस होगा, नॉन वायलेंस होगा, क्या बात होगी। तीसरी बात थी उसका टारगेट क्या है। भारत छोड़ो आंदोलन का मतलब ये तो नहीं है कि अंग्रेज जिस दिन तक जाएंगे नहीं तब तक वो चलेगा जी। कितने दिन चलेगा, कितने दिन चलेगा, क्या प्लान बनाया गया है। चौथी बात, उन्होंने एक और सवाल पूछा था इंपॉर्टेंट, कि यदि अंग्रेज नहीं जाते तो आप क्या करेंगे। पांचवी बात एक उन्होंने पूछा कि यदि ये आंदोलन विफल हो गया, फेल हो गया, तो आपके पास प्लान बी क्या है, जो संघ के हमेशा के कैरेक्टर में है कि वो प्लान बी पहले तैयार रखते जी हर चीज। तो वो 7 सवालों के जवाब से खुद सेटिस्फाइड नहीं हुए, और इसलिए यहाँ पर ये बात क्लियर करना जरूरी है कि संगठन के तौर पर स्वयंसेवक संघ भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था जी। इस पर आज तक सवाल उठते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए, और फिर मैंने एक सवाल किया है कि क्या डॉक्टर हेडगेवार ही सरसंघ चालक होते तो तब भी क्या संघ आजादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लेता, या जो भूमिका गुरु गोलवलकर के रहते हुए निभाई गई थी वही निभाई जाती, क्योंकि वो मूलतः एक स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर काम करते रहे थे। और 1940 से 1947 में हिंदुस्तान की आजादी का आंदोलन बहुत दूसरे तरीके पर पहुंच गया था जी। मैंने संघ में बहुत सारे लोगों से कहा कि आपकी, ये हो सकता है कि आपके संगठन के लिए प्रायोरिटी हो कि भाई संगठन को बढ़ाना है, लेकिन उस समय देश की आजादी से बड़ा क्या था। ठीक बात है, ठीक है ना। तो या तो मैं ये समझूं कि आपकी प्रायोरिटी देश की आजादी नहीं थी, ठीक है। और इसका एक छोटा सा जिक्र मैंने और किया है कि जब वो आजादी मिलती है जिस दिन, उस दिन नागपुर में कुछ लोग उत्सव मनाना चाहते हैं, जुलूस निकालना चाहते हैं, उनको ढोल ड्रम चाहिए बजाने के लिए, और वो कहते हैं कि भाई ढोल जो है आरएसएस के दफ्तर में मिल जाएगा, ठीक है। तो वो वहां लेने जाते हैं, तो उनको मना कर देते हैं और कहते हैं कि अरे तुमको पागल हो क्या, ये कोई आजादी थोड़ी मिल जाएगी, अंग्रेज छोड़ के थोड़ी चले जाएंगे जी। तो बहुत सारी बारीकियां हैं उसमें जो आपको किसी संगठन के बारे में समझाती। डॉक्टर गोलवलकर को आखिर तक ये क्यों लगता रहा कि अंग्रेज छोड़ के नहीं जा रहे हैं, ये सब जो हो रहा है ये सब सही नहीं है, ये विश्वास, ये विचार उनके अंदर क्यों पनपता रहा आखिर तक। उनको लग रहा था कि ब्रिटिश एम्पायर जो है बहुत ताकतवर है, और जिसके लिए कहा ही जाता था कि सूरज नहीं डूबता है, और गांधी और जो हिंदुस्तान का जो चरित्र था कि सब लोग एक साथ खड़े होंगे कि नहीं खड़े होंगे, और जिस तरह से हिंदुस्तान बटा हुआ था उस समय भी, आजादी के आंदोलन में भी हिंदुस्तान ही नहीं कांग्रेस भी बटी हुई थी, राजगोपालाचारी भी बटे हुए थे जी, जिन्ना भी बटे हुए थे, और लोग भी थे, और जो आजादी आंदोलन में लगे हुए थे वो भी बटे हुए थे। एक तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, लाला लाजपत राय है, गोखले हैं, जो पुराने लोग हैं, फिर गांधी है, और दूसरे नेहरू हैं, मोतीलाल नेहरू हैं, वो लोग हैं, तो बटे हुए हैं। तो उस समय शायद उनको लग रहा हो कि ये अभी उस तरह का मूवमेंट नहीं बना है, और भारत छोड़ो आंदोलन के लिए एटली जो उस समय लंदन में प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने किताब में लिखा है, अपनी किताब में उनकी बेटी ने उसका रेफरेंस दिया जिसका भी मैंने जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि हम भारत छोड़ो आंदोलन का परसेंटेज बहुत कम है जिसकी वजह से अंग्रेज भारत छोड़कर गए। यानी कि तमाम विश्लेषक दावा करते भी हैं कि यानी उसके दबाव में सैनिक विद्रोह था वो एक बड़ा कारण बना 1942 विद्रोह बड़ा कारण था। 1942 47 एक्चुअली विश्व युद्ध के बाद जो है अंग्रेजों की जो इकोनॉमिक स्थिति थी वो बहुत खराब हो गई थी। मुझे लगता है वो एक बड़ी वजह रही हिंदुस्तान को छोड़ने की। जी, हम लोग आजादी के आंदोलन में बात करने लगे तो एक सवाल मेरा छूट गया कि गुरुजी गोलवलकर, अगर आप उस संघ की दृष्टि से देखें, उस समय जो हिरार्की थी उसमें वो प्रबल दावेदार, कोई कहीं भी दावेदार नहीं थे वो संघ चालक बनने के। हेडगेवार को उनके अंदर ऐसा क्या दिख गया
कि उन्होंने तय किया, बाला साहब देवरस, डॉक्टर परांजपे, जिनको माना जाता था कि यही इन दोनों में से ही कोई अगला संघ चालक बनेगा, पर उन्होंने इनको चुना। अप्पा जी भी थे, जी अप्पा जोशी जी। जोशी भी थे जी। नहीं, उनको हमेशा से जब वो वाराणसी में जब सर्च में मिले थे गुरु जी। गोलवलकर, और वो जब वाराणसी से नागपुर आए, वो भी नागपुर के थे, नागपुर आए और एक कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर भी रहे गुरु गोलवलकर। और गोलवलकर के साथ गुरुजी, बहुत सारे लोग ये समझते हैं मिथ कि वो संघ में जोड़ा गया है। संघ में गुरुजी गोलवलकर के साथ, माधव सदाशिव गोलवलकर के साथ गुरुजी संघ में नहीं जुड़ा। वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जब प्रोफेसर थे तो वहां के लोगों ने गुरुजी कहते थे। ये जो नाम है गुरुजी, वो संघ का नाम नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि गुरुजी, उनको गोलवलकर जी को संघ में कहा जाता है। वो बनारस से उनके साथ जुड़ा हुआ था और हेडगेवार को वो हमेशा ब्राइट लोगों में से लगे। एक मल्टीलिंगुअल वो थे। तो जब शिविर होता था उनका, 3rd ईयर का जो शिविर होता है, जिसमें देश भर के लोग आते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग प्रांतों से, तो गुरुजी के लिए हेडगेवार को लगा कि भाई ये आदमी ऐसा है जो बहुत सारी भाषाएं जानता है, हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और कई भाषाएं, तो उससे उन पर कंट्रोल किया जा सकता है और काम किया जा सकता है। और जिस तरह से वो काम कर रहे थे, जिस तरह से उनको नागपुर का इंचार्ज बनाया गया और सारा काम किया गया, क्योंकि सबसे प्रिय लोगों में बाला साहब देवरस थे उनके। और इससे पहले आपने एक और जिक्र किया है, जब 1942 वाला, 1940 के पहले वाला, उससे पहले एक बार गोलवलकर छोड़ के भी चले गए थे संघ, सन्यासी बनने। छोड़ के चल गए। वो सन्यासी बनने का उनमें लगा हुआ था। वो अखंडानंद, स्वामी अखंडानंद जी, जो विवेकानंद के गुरु भाई थे वहां पर, तो उनके पास चले गए और उस आश्रम में भी रहे। जब उनका निधन हो गया उसके बाद वो यहाँ लौट कर आए हैं। और जब उनको हेडगेवार बनाने की बात करते हैं सरसंघ चालक, तो उस समय भी वो ये बात कहते हैं कि नहीं, मेरी गारंटी नहीं है कि मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा, और जब मुझे बनाना चाहते हैं तो पहले मेरी बात पर आप यस कीजिए। कि फिर वो हेडगेवार के सामने बाला साहब देवरस के लिए कहते हैं कि भाई अगर मैं छोड़ के चला गया किसी दिन हिमालय, तो फिर ये संभालेंगे। और ये बात वो आखिर तक बोलते रहे बाला साहब देवरस से। और वो आखिर तक बोलते रहे उनको, और इसीलिए उनको नागपुर से बाहर नहीं जाने दिया। हाँ, बिल्कुल नहीं जाने दिया। हालांकि सबसे लंबे समय तक गुरुजी गोलवलकर ही सरसंघ चालक रहे। जी, यही जो मैंने कहा, इस पे बात करेंगे, बाला साहब देवरस और गुरु गोलवलकर के रिश्ते। मतलब अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपके मन में कई बार शंका आएगी कि ये लोग साथ कैसे बने रहे गए। कई मौके आए कि बाला साहब देवरस दिमाग से मुझे पॉलिटिकल माइंडेड लगते हैं, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड दिखते हैं। वो तमाम, जब जनसंघ बनाने की बात आई तब वो बहुत एग्रेसिव थे, जाना चाहते थे, उस संगठन से जुड़ना चाहते थे, संभालना चाहते थे। उसके बाद तमाम दौर आए और हर बार बाला साहब देवरस को गुरु गोलवलकर ने सिरे से खारिज किया और मना किया कि नहीं, आप तो साथ ही रहेंगे, क्योंकि यही तंज कसते हुए कि मैं तो किसी दिन चला जाऊंगा, जो मोदी जी कहते हैं झोला उठा के चल दूंगा। जी, तो ये बात ठीक है कि देवरस जो है वो पॉलिटिकल माइंड के लोग हैं, बल्कि मैं उनको जब स्टडी किया तो 2 अलग अलग ध्रुव हैं। गोलवलकर राजनीतिक तौर पर नहीं सोचते, वो सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, जो भी स्पिरिचुअल उनका मूड था उस पर काम करते हैं। लेकिन बाला साहब देवरस राजनीतिक तौर पर ही उनका दिमाग चलता है, और इसलिए संघ से जनसंघ बनाने की जब बात आई, और गांधी की हत्या के बाद जिस तरह से उन्होंने नेहरू के साथ, सरदार पटेल के साथ बातचीत की, और उसमें एक घटना का भी जिक्र है कि 1948 में जब बैन लगा था गांधी की हत्या के बाद, और जब बैन हटा तो वो बैन कैसे हटा कि जब बाला साहब देवरस ने सरकार को ये धमकी दे दी कि अगर राजनीतिक संगठन बना लेंगे। हाँ, अगर नहीं हटाया गया तो क्या होगा और क्या किया जाएगा। और पटेल ने फिर नेहरू को ये बात समझाई। तो वो सारी बातें, और फिर जनसंघ को लेकर, और जब जनसंघ बनाया गया तब भी वो उसके अध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन बाला साहब ने को नहीं छोड़ा गुरु गोलवलकर ने। ठीक है, लेकिन इसके बीच में एक और ये जिद क्या थी? जिद ये थी कि उन्होंने कहा कि भाई मैंने हेडगेवार को वचन दिया है कि बाला साहब को सरसंघ चालक बनाए, पहली बात। दूसरी बात, वो जानते थे कि बाला साहब सच्चे हकदार हैं, असली हकदार हैं सरसंघ चालक होने के। किस्से का जिक्र भी आपने किया है कि जब वो पैदल जा रहे हैं बाला साहब देवरस, और टांगे पे जा रहे हैं, तो कह रहे हैं देखो कि चालक गाड़ी उस पर बैठ के जा रहा है और असली संचालक पैदल जा रहा है। हाँ, तो वो है। और आप सोचिए ना, इसमें इंटरेस्टिंग बात है जो आज की तारीख में संभव नहीं होती, कि बाला साहब नाराज होकर 7 साल संघ से बाहर रहते हैं। हाँ जी, उस घटना के पीछे मैं कारण जानना चाहूंगा, जो आपने बताने की कोशिश की इस किताब पे, पर मैं जानू, क्योंकि वो एक बड़ा घटना।
साहब उसका बड़ा देवरस घटनाक्रम जो जो है इतना उसकी इतने चर्चा संघ में नहीं सेकंड इन होती। हैंड सेकंड इन कमांड थे, वो 7 साल के लिए संघ छोड़कर जाते हैं। जी, 7 साल संघ छोड़कर चले जाते हैं, इसकी चर्चा संघ में ज्यादा नहीं होती है। लेकिन वो जो 1952 के चुनाव होते हैं और उसमें बाला साहब जो है कर्जा लेते हैं लोगों से चुनाव लड़वाने के लिए, और चुनाव हार जाता है जनसंघ बुरी तरह से। तो फिर वो कर्जदार वहां पर आने लगते हैं और कर्जदारों को देने के लिए पैसा नहीं है। और जब बात बाला साहब तक की बात, ये जो बात है गुरुजी तक पहुंचती है, तो गुरुजी कहते हैं भाई हम क्यों देंगे पैसा, वो बाला साहब अपने आप दें। जी, ये इस बात से क्योंकि नाराज। एक तो वो पक्ष में नहीं थे, तो बाला साहब इस बात से नाराज थे कि भाई ये कोई मैंने अपने लिए तो पैसा नहीं लिया। ठीक है, हालांकि वो पैसा बाद में गुरुजी गोलवलकर के ही चुकाते हैं। ठीक है, लेकिन वो नाराज होकर चले जाते हैं और खेती करने लगते हैं, उनके भाई भी भाऊ भी चले जाते हैं। लेकिन आप देखिए कि जितने 7 साल वो बाहर रहते हैं तब भी कभी गुरु गोलवलकर की आलोचना नहीं करते, और और गोलवलकर भी गोलवलकर भी उनकी भी देवरस आलोचना की नहीं करते हैं। आलोचना नहीं करते, बल्कि कुछ लोग जब मिलने जाते हैं तो वो उनको समझा देते हैं कि ये गड़बड़ मत करो, सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर ही हैं। ये और वो यही यही चीज मैं है ना, समझने की कोशिश करता रहा कि इतने आपस में खटपट बीच में तमाम मौकों पर होती तो ये रही। रिश्तों की और व्यक्तित्व की ईमानदारी है। और आप सोचिए, छोड़कर वापस भी आ जाते हैं, गुरु गोलवलकर ही उनको जिद करके बुलाते हैं। जी ठीक है, और बुलाने के बाद क्या आप समझ सकते हैं कि उस संगठन का कोई सरसंघ चालक बना देगा उनको? जी। आज ऐसा हो सकता है? और जिस स्थिति में छोड़ के गए थे, वो सेम उसी स्थिति में वो वापस आते हैं, उतनी ही पावर के साथ आते हैं। उतनी पावर के साथ सही आते कोई हैं और फिर समझौता नहीं। गोलवलकर ही उनको सरसंघ चालक बनाते हैं। जी। तो ये आज हम सोच ही नहीं सकते कि ऐसा मुमकिन हो सकता है कि कोई दो व्यक्तियों में, दो लीडर्स में इस तरह का झगड़ा हो जाए, यदि इसको झगड़ा माने, और वही उनको ताज पहनाए दोबारा। जी, आपने किताब में तमाम किस्से को जिक्र किया है, कैसे गुरुजी गोलवलकर और पटेल के रिश्तों के बारे में आपने जिक्र किया कि किस तरीके से पटेल चाहते थे कि कांग्रेस में ही शामिल हो जाए संघ, जी और जिसका उन्होंने चर्चा छेड़ी, मगर नेहरू ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। और जब भी विवाद, चाहे गांधी की हत्या के समय की बात हो, तो पटेल ही वो माध्यम होते थे कम्युनिकेशन के लिए कांग्रेस में। और कैसे पटेल के खत्म होने, मतलब उनके निधन के बाद ही राजनीति में आने का विचार डेवलप हुआ। तो ये पटेल और गुरुजी और संघ के जो रिश्ते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। उसमें महत्वपूर्ण बात है कि पटेल जो है ईमानदारी से देखा करते थे, और वो समझते थे, जो होम मिनिस्टर थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, तो जब गांधी की हत्या पर जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई सरकार के पास, उसमें संघ को शामिल नहीं माना गया। ठीक है, और ये रिपोर्ट जाहिर होने के, मतलब पब्लिक होने से पहले उन्होंने नेहरू को कहा कि भाई ये बात है और इसलिए हमको इस पर से बैन हटाना चाहिए, लेकिन वो नहीं हटाया गया। और फिर वो लगातार समझते थे कि संघ जो है एक ताकतवर संगठन है, हिंदू विचारधारा का संगठन है। तो यदि, और कांग्रेस का जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि उस समय कांग्रेस हिंदू पार्टी के तौर पर जानी जाती थी, तो वो समझते थे कि यदि संघ इसमें शामिल हो जाएगा तो कांग्रेस की ताकत बढ़ जाएगी। लेकिन नेहरू जो है वो सेक्युलर विचारधारा के बेहतर लोगों में तरीके थे। से समझते थे, क्योंकि जब धमकी दी देवरस ने तब वो माने हाँ, तो बैन हटाने के इसलिए लिए। दोनों में विरोध था। बल्कि एक बार की घटना का जिक्र है कि पंजाब में नेहरू कहते हैं, जिसका कोई प्रूफ उस तरह से नहीं है, लेकिन ये घटना का जिक्र है कि वो कहते हैं कि मैं संघ को कुचल दूंगा। ठीक है, तो दोनों लोगों में विचारधारा में फर्क है, लेकिन वहां भी नेहरू और पटेल की आपको इस बात पे तारीफ करनी पड़ेगी कि दोनों लोगों में विरोध के बाद भी दोनों एक दूसरे की बात को सुनते थे। समझ गए? और पटेल थे जिन्होंने इतना सब करने के बाद संघ का संविधान बनवाया। जब संघ से बैन हटाने की बात हो गई, ये भी हो गया कि वो हत्या में शामिल नहीं है, गांधी की हत्या में, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में, तब भी उन्होंने कहा कि भाई आपको ये काम करना पड़ेगा कि संघ का कोई संविधान नहीं है, लिखित संविधान नहीं है, तो वो लिखित संविधान तैयार करवाएं। और वो जब अपने हॉस्पिटल में थे हार्ट अटैक के दौरान, और उनको इस बात की जानकारी मिली और वो सारा काम हुआ। हालांकि गोलवलकर ने कहा कि कांग्रेस का जो लिखित संविधान है वो कितने समय बाद बना था कांग्रेस बनने के। तो इस सब बातों का भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं जिसमें चर्चा होती है। ये पटेल गुरुजी के रिश्ते ही थे क्या, कि जब पटेल का निधन हो जाता है उसके बाद जनसंघ की जरूरत महसूस होती है गुरुजी गोलवलकर को खुद, क्योंकि देवरस तो पहले से ही इस बात के मुखर रहते थे कि राजनीतिक पार्टी हमको एक बना लेनी चाहिए, या किसी का साथ लेना, कुछ करना चाहिए, राजनीति में किसी तरह हमारा हस्तक्षेप होना चाहिए। देवरस इस चीज से शुरुआत से एग्री करते हैं, आजादी के बाद से। पर गोलवलकर टालते रहते हैं इस बात को कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। और ये मुझे लगता है इसका कारण, आपने जो तमाम किस्से लिखे हैं, कि उसका कारण पटेल थे, कि गुरुजी को लगता था कि एक माध्यम हमारे पास सरकार में है,
सरकार में जैसे है। वो खत्म हुए तो ये वैसे भी जनसंघ। कोशिश हो रही थी कि यदि कभी जरूरत पड़ेगी तो पटेल के साथ चला जा सकता है, ऐसा भी विचार आया था कि भाई पटेल आएंगे, लेकिन पटेल आने वाले नहीं थे संघ में। तो ये भी बात उस दौरान हो रही थी। लेकिन जो बड़ी घटना हुई जनसंघ बनने की वो थी महात्मा गांधी की हत्या के बाद संघ बिखर गया एक तरह से, क्योंकि उस समय उसके फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी, ठीक है, और कोई उनको सपोर्ट देने नहीं आया। तो बाला साहब ने इस बात पे जोर दिया कि देखा आपने, जब क्राइसिस है तो हमें एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की जरूरत है जो पार्लियामेंट में, सरकार में, विपक्ष में कहीं पर बात कर सके, और आज उसके लिए हमारे पास कोई नहीं है जी। तो इस बात का भी असर उन पर पड़ा। और फिर उसी दौरान पटेल का भी निधन हो गया, जो एक कम्युनिकेटर बीच में था, एक जिसको कहना चाहिए सूत्रधार था, वो भी नहीं रहा। और उसी दौरान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी वहां से नेहरू की कैबिनेट से निकल कर आ जाते हैं। तो जो जिनको अपने लिए जगह चाहिए, संगठन चाहिए, तो वहां पर वो काम शुरू होता है और सब चीजें मिलकर इस पर बात हो पाती है कि एक नया संगठन जनसंघ के तौर पे तैयार किया जाए। और फिर गुरु गोलवलकर ही संघ में से बहुत सारे लोग जो सेकंड इन कमांड होते हैं अलग अलग स्टेट्स में, उन लोगों को निकाल कर जनसंघ के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी को देते हैं। जी, दीनदयाल उपाध्याय, नानासाहेब देशमुख और सुंदर सिंह भंडारी, बहुत सारे लोग जो सेकंड इन कमांड थे एक्चुअली, वो जहां पर भी संघ की जगह पर जिन जिन जगहों पर सेकंड इन कमांड जो लोग थे उनको उन्होंने उसमें शामिल किया, जी, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय सबसे प्रमुख लोगों में से रहे। जी। दृष्टा हो गए, दृष्टा हो गए, अब बात प्रणेता की कर लेते हैं। जी। लंबा संघर्ष रहा। 1940 से ही उन एक दावेदारी थी कि संघ चालक उनको बनना है, पर एक लंबे संघर्ष के बाद, संघ छोड़ के 33 वापस साल आने के बाद बाद 33 साल बाद उनको आखिर मौका मिलता है। और जब मौका मिलता है तो वो फुली पॉलिटिकल हो जाते हैं। मतलब मुझे लगता है इसलिए कि मैंने अगर संघ के सभी संघ चालकों को देखा जाए तो सबसे पॉलिटिकल शार्प माइंड अगर किसी का था तो बाला साहब देवरस का था। और संघ, जनसंघ हो या बीजेपी हो, इनका जो उभार है वो जो एक कहते पीक पे बढ़ा, पीक की तरफ बढ़ा, या उसका जो बेस तैयार हुआ, वो उसके लिए बाला साहब देवरस को ही क्रेडिट देना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल शार्प पॉलिटिकल माइंड लोगों में से थे। वो महात्मा गांधी की हत्या के वक्त भी साबित होता है, वो इमरजेंसी के वक्त भी साबित होता है कि इमरजेंसी के दौरान भी, हालांकि उस समय गोलवलकर नहीं रहे, लेकिन वो पूरा का पूरा पॉलिटिकल मूवमेंट को चलाने में एक तरह से गाइड कर रहे होते हैं। और एक घटना का मैंने जिक्र किया है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, मतलब इमरजेंसी को मैं ये छोड़ दूं कि अंडरग्राउंड में आरएसएस ने कितना काम किया नहीं किया, वो सब अलग मुद्दा है, लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स जब इंदिरा गांधी इलेक्शन लड़ने के लिए इलेक्शन का फैसला कर लिया उन्होंने, तो हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस और ये सब लोग थे, वो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, और देवरस उनको मनाते हैं कि नहीं आपको इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि ये ऐसा मौका है, क्योंकि सबको लग रहा था कि फ्रॉड, फर्जी इलेक्शन होगा, इंदिरा गांधी फर्जी इलेक्शन लड़वाएगी। और तो देवरस कहते हैं कि नहीं, यदि हम नहीं लड़ेंगे तो जनता आपसे ये सवाल पूछेगी भाई आपको एक मौका मिला था लेकिन आपने नहीं लड़ा। तो वो सबको यूनाइट करते हैं। जेपी जिस तरह से पूरी जनता पार्टी बनाते हैं, यूनाइट करते हैं। और देवरस उस समय उनका दिमाग देखिए कि कैसे उन्होंने नानाजी देशमुख को पीछे भेजा, जेपी के गोविंदाचार्य को एक्टिव किया, और बहुत सारे लोग जो जेपी के मूवमेंट के लिए, जो हमारे रामनाथ गोयनका के घर पे मुंबई में जो मीटिंग होती है जी, तो उस सब में भी देवरस जिस तरह से एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं, जनता पार्टी बनवाने में भी एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं, और वो मंजूरी देते हैं। नहीं तो जनसंघ का विलय बिना देवरस की इजाजत के तो नहीं हो सकता था। अटल बिहारी वाजपेयी ये फैसला नहीं कर सकते थे, लेकिन वो समझते हैं कि इस समय देश की पॉलिटिकल जरूरत यह है कि मर्ज कर दिया जाए, अपने संगठन को खत्म कर दिया जाए। ठीक है, और ये फैसला भी वही कर सकते हैं कि 93 एमपी बनने के बाद भी प्राइम मिनिस्टर बनने का दावा भारतीय जनसंघ के जो लोग हैं वो नहीं करें। और 3 मंत्री तक तैयार हो जाते हैं, सीमित रहते हैं। क्योंकि वो एक तय हुआ कि 3-3 मंत्री ही बनेंगे हर पार्टी के, चाहे कितने भी एमपी आए। तो ये सब चीजें की पॉलिटिकल जरूरत क्या है, इसको ध्यान रखना। और फिर सोचिए उससे आगे चलते हैं, जब 1984 तक राम जन्मभूमि का जो पूरा मूवमेंट है वो कांग्रेस के हाथ में, विश्व हिंदू परिषद और इंदिरा गांधी और कांग्रेस के बीच में सारी बात चल रही है, एकात्मता यात्रा की बात चल रही है। तो देवरस को समझ में आता है कि ये तो पूरा का पूरा खेल बिगड़ जाएगा यदि कांग्रेस के हाथ में राम जन्मभूमि। तो कोची में वो अटल बिहारी वाजपेयी को, लालकृष्ण आडवाणी को बुलाते हैं और कहते हैं कि इसको पॉलिटिकल मूवमेंट में बदलने की जरूरत है। और वहीं से अटल पीछे किए जाते हैं और आडवाणी आगे किए जाते हैं, और उनको पूरा ये इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि इस पूरे आप आंदोलन को
टेक ओवर करिए और टेक ओवर करिए और पूरा पॉलिटिकल मूवमेंट बना दीजिए। तो 1989 में जिस तरह से वो सारा होता है यात्रा का और वो सारा जिक्र, तो वो एक बहुत शार्प पॉलिटिकल माइंड है, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि प्रणेता मैंने इसलिए लिखा, मैं अक्सर कहता हूँ, ज्यादातर लोग मानते हैं कि गुरु गोलवलकर की जो विचारधारा है वो संघ को प्रभावित करती है। मैं समझता हूँ जो मौजूदा संघ है वो बाला साहब देवरस का संघ है। अच्छा, कैसे? क्योंकि ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल माइंडसेट, एक्टिविज्म, सोशल सर्विस, ये सारा का सारा बाला साहब देवरस का एक्सपेंशन का जितना काम है वो बाला साहब देवरस को ने एक्टिव किया। करना, विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों को एक लक्ष्य देना, हाँ, पीछे से वो सारा जनसंघ को काम, पुश करना, जनता जनसंघ को पार्टी पुश के करना, समय जी जी, इमरजेंसी भारतीय के जनता दौरान पार्टी को हैंडल बनाना, करना चीजें। अच्छा, इमरजेंसी के इमरजेंसी के दौरान। दौरान एक चीज, एक और आरोप संघ के ऊपर लगता है, बाला साहब देवरस पर लगता है कि उन्होंने इंदिरा गांधी को चिट्ठियां लिखी और माफी मांगी। जी, मैंने वो चिट्ठियां देखी, थोड़ा सा पढ़ा है जी। ये तो सच है कि इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखी, ठीक है, लेकिन आरएसएस का वर्षन ये है उसमें कि ये इंदिरा गांधी को ट्रैप में लेने की कोशिश थी कि भाई किसी भी तरह से इस झंझट से मुक्ति मिले, ठीक है। और दूसरी बात ये भी कहा जाता है कि इंदिरा गांधी को इस तरह से कन्विंस किया जाए कि उनको लगे कि वो ही जीतेंगी इस चुनाव को, ठीक है, तो वो चुनाव जीत जाए तो वो चुनाव कराने के लिए तैयार हो जाएंगी। लेकिन इसमें कितना सच है, ये चिट्ठियां लिखी गई, ये सच है। आरएसएस में मेरे बड़े पदाधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कहा नहीं, उस समय तो बाला साहब देवरस जेल में थे तो उन्होंने चिट्ठियां नहीं लिखी, उनके बिहाफ पर किसी ने चिट्ठी लिखी, ठीक है, लेकिन बाला साहब ने उसको खंडन तो नहीं किया था, ठीक है। तो ये सच है कि वो चिट्ठियां लिखी गई, किस पर्पज से लिखी गई, क्या इंदिरा गांधी को कन्विंस करने के लिए की गई, क्या तारीफ जब की गई तो वो क्या किया गया था, लेकिन इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो बात हुई होगी, तो या स्ट्रेटेजी बनाई गई होगी कि किस तरह से जेल से छुटकारा मिले, किस तरह से आगे बढ़ा जाए, ये सारी बात हुई है, लेकिन चिट्ठियां लिखी गई। लेकिन आरएसएस का ज्यादातर लोग मानते हैं कि वो चिट्ठियां बाला साहब देवरस ने खुद ने नहीं लिखी, बाहर किसी ने उनके बिहाफ पर लिखी। लेकिन मैं समझता हूँ बिहाफ पर लिखी तब भी बात उतनी ही बनती है कि वो चिट्ठियां लिखी गई। और इससे पहले भी एक वक्त आया जब हमने बांग्लादेश को मुक्त करवाया और जी, उसकी भी तारीफ, हाँ, इंदिरा गांधी की नेशनलिस्टिक एक इमेज बनी मजबूत। हाँ, उस समय भी संघ, उस समय भी बताते हैं कि संघ करीब जा रहा था एक कांग्रेस जमाना के। तो आया कि मैं बोल रहा हूँ कि संघ जो है वो कांग्रेस के साथ जाने तक के लिए तैयार था। पहली बार तो मुझे लगता है कि 1972 के दरमियान, और दूसरी बार जब भाजपा बनती है और भाजपा बनती गांधीयन है, आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, गांधीयन आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, तो उस वक्त भी था कि कांग्रेस, राजीव गांधी की उस समय सरकार आ गई थी, राजीव गांधी लीडर हो गए थे, तो उस समय भी ये विचार आया था कि कांग्रेस के साथ जाया जाए या नहीं जाया जाए। तो ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका पॉलिटिकल माइंड है ना, कि आपको कहाँ किस चीज की जरूरत है, कहाँ किस चीज की जरूरत है, इस पर चर्चा। इसलिए बाला साहब देवरस को इसलिए प्रणेता मैंने लिखा, सृष्टा दृष्टा, ये सृष्टा ये है क्योंकि उन्होंने बनाया है, दृष्टा इसलिए है क्योंकि गुरु गोलवलकर के वक्त में संघ जो है सबसे ज्यादा बड़ा एक्सपेंड हुआ जी, समझे, और विचारधारा के तौर और पर उनको जिस वक्त मिला संघ, जिस मौके पर मिला, जिस स्थिति में मिला, वो बहुत मुश्किल वक्त में मिला था, बहुत कमजोर संगठन था, तो उसको पूरी तरह से तैयार करने का जो क्रेडिट है वो गुरु गोलवलकर को जाता है, लेकिन उसको आगे बढ़ाने का भी, क्योंकि क्या होता है सबसे मुश्किल काम मैं समझता हूँ कि कमजोर संगठन को मजबूत करना थोड़ा सा आसान काम है, एक फाइट करके स्ट्रगल करके कर सकते हो, लेकिन एक मजबूत संगठन को आगे बढ़ाना जी, वो मुश्किल काम होता है, क्योंकि उसके बाद तो हम जड़ बुद्धि हो जाते हैं ना, फिर हम नहीं मानते, स्ट्रगल में तो सब साथ होते हैं, लेकिन जब संगठन बड़ा हो गया, मजबूत हो गया, तो उसको एक डायरेक्शन देने का काम बाला साहब देवरस ने किया। और मुझे लगता है उसके बाद कोई आदमी आया ही नहीं संघ में उस तरह से, जिसने उसको नया कोई डायरेक्शन दिया, कोई रास्ता दिया है। अगर वो नया रास्ता मिलता भी है तो वो बाला साहब से मिलता है, जो आज ओबीसी पर आप सपोर्ट कर रहे हैं। अब यही मुद्दा छेड़ने जा रहा था कि नए डायरेक्शन की आपने बात की, तो नए डायरेक्शन में एक मुद्दा ऐसा था जाति का और आरक्षण का, जिस पर देवरस का स्टैंड एकदम अलग था संघ से, या संघ जो पूर्व संचालक रहे गुरुजी गोलवलकर हेड के बाद, उनसे एकदम अलग स्टैंड रहा बाला साहब देवरस का शुरुआत से। और उन्होंने तमाम, आपने किस्सों का जिक्र किया है कि कैसे उन्होंने एक मीटिंग में ये बयान दे दिया कि और जातियों से रोटी और बेटी का व्यवहार हमें शुरू करना चाहिए, और इस बात को लेकर तमाम उस समय के साधु संत, तमाम बड़े नेता, हिंदू नेता बड़ा नाराज हुए।
नहीं नहीं, उन्होंने तो वसंत व्याख्यान माला, जो पुणे की सबसे बड़ी व्याख्यान माला मानी जाती है, 100 साल चल रही थी उसमें, तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर छुआछूत पाप नहीं है तो इस दुनिया में कोई पाप नहीं है। ठीक है, तो ये बात कहना उस जमाने में जब संघ को एक अपर कास्ट इंस्टीट्यूशन के तौर पर जाना जाता था। और वो देखिए, मैं कहता हूँ कि समाज में, संगठन में लड़ाई आसान होती है, घर में लड़ना मुश्किल काम होता है, समझे? इस बात को समझना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ कि पत्रकारों को, प्रधानमंत्री को जो गाली देते हो वो बड़े पत्रकार नहीं है। एसएचओ को गाली देने वाले को मैं बड़ा पत्रकार मानता हूँ। एसएचओ को गाली देकर देखिए, तब समझ में आएगी पत्रकारिता। ठीक है, तो ऐसे ही संगठन के तौर पे दिशा देना तो ठीक है, लेकिन अपनी माँ से लड़ाई लड़ना कि मेरे साथ जो कार्यकर्ता स्वयं सेवक आएगा वो किसी भी जाति, क्योंकि वहां पर वो खाने में अलग थाली देते थे बाला साहब को, और दूसरे जो लोग आते थे उनके लिए अलग बर्तन रखते थे, तो उनका ये नहीं चलेगा। तो वो घर में जो लड़ाई लड़ना है, वो इसका मतलब है कि आपका दिमाग ठिकाने पर है और आप सही तरीके से सोच रहे हैं, केवल दिखाने के लिए बात नहीं कर रहे। और फिर वसंत व्याख्यान माला में ये कहना कि छुआछूत से बड़ा पाप कोई नहीं है, छुआछूत अगर पाप नहीं है तो फिर कोई पाप ही नहीं है दुनिया में। और इसमें एडिशन करता हूं मैं आपको एक चीज, कि उससे कुछ समय पहले गुरु गोलवलकर जो सरसंघ चालक थे, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने चातुर्वर्ण आश्रम, जो हमारे वर्ण आश्रम है, उसकी तरफदारी की है, तारीफ की। उसके बाद यदि कोई बाला साहब देवरस इस तरह की बात करते हो तो ये महत्वपूर्ण बात है। बाला खुले मंच पे करते हैं, कैसे मंच पे करते हैं, सार्वजनिक मंच पर करते हैं। और बाला साहब हैं जो पहली बार मुसलमानों की एंट्री के लिए बात करते हैं संघ में। उनके दौरान, क्योंकि जेल में भी मुसलमानों से उनकी मुलाकात हुई, जमात इस्लामी के नेताओं से, और उनके दौरान और उन्होंने कोशिश की कि संघ में मुसलमान की एंट्री हो जाए। ठीक है, हालांकि वो उसको मतलब कंप्लीट नहीं कर पाए। नहीं, उसमें कितनी महत्वपूर्ण बात है कि नागपुर के प्रांत प्रचारक हैं उनका नाम, तो वो चिट्ठी लिख कर देते हैं बाला साहब देवरस को। वो सरसंघ चालक हैं और बाला साहब देवरस को चिट्ठी लिखकर कहते हैं कि ये नहीं चलेगा, यदि आपको इस तरह से संघ चलाना है तो आप अपना संघ अलग बना लीजिए, डॉक्टर हेडगेवार का संघ हमारे लिए रहने दीजिए। तो इस लेवल पर विरोध खड़ा हो जाता है जहां तक वो लड़ाई लड़ते, फिर वो विड्रॉ करते हैं, क्योंकि संगठन को चलाने के लिए अलग चीजें होती हैं, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में बात नहीं होती। लेकिन ऐसा संघ के इतिहास में कभी नहीं है कि सर संघ चालक के खिलाफ कोई ये कह दे कि हम आपको चिट्ठी लिखकर कह दे, मतलब औपचारिक तौर पर जी, कि आपको यदि ये चलाना है, मुसलमानों को शामिल करना है, तो आप अपना संघ अलग बना लीजिए। ठीक है, और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब 2018 में डॉक्टर भागवत दिल्ली के विज्ञान भवन में कहते हैं कि हिंदू, मुसलमानों के बिना हिंदुत्व अधूरा है, तो मैं कहता हूं कि वो परकुलेट नहीं हो रहा, क्योंकि आपके स्वयं सेवक की अपब्रिंगिंग दूसरे तरीके से हुई है। मैं डॉक्टर मोहन भागवत के उस पे निष्ठा पर, उनके विचार पर प्रश्न नहीं कर रहा, लेकिन वो परकुलेट क्यों नहीं हो रहा इसको तो देखेंगे। 2018 से 2021 में हम आ गए हैं, वो परकुलेट नहीं हुआ। ओबीसी को लेकर भी बहुत बार इधर उधर चलते रहे। हालांकि अभी कल ही सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने कहा कि हम आरक्षण के समर्थन में हैं। तो और वो उनके बिना समर्थन के बीजेपी इतना बड़ा फैसला नहीं करती कि ओबीसी को लेकर जो संशोधन पारित हुआ है बिल में, वो बड़ा फैसला हुआ। हालांकि ये अलग बात है कि वो 54% वोट है, और ये भी अलग बात है कि जिन राज्यों के चुनाव की तैयारी आप कर रहे हैं वहां पे चुनाव होने वाले हैं, और वहां पे ओबीसी वोट बड़ा है। उत्तर प्रदेश चुनाव करीब है, जहां आपने एक नया बेस वोट अपने लिए तैयार किया है, नया बेस तैयार किया। बल्कि मैं ये कहता हूँ, बहुत सारे पत्रकार मित्र बार बार ये जब बात करते हैं कि बीजेपी और संघ अपर कास्ट की बनी है, ब्राह्मण की पार्टी है, तो इसका मतलब है कि हमने, है ना, गंगा में तो पानी बहुत बह गया, हमारे दिमाग से नहीं बहा पानी। इस समय बीजेपी ओबीसी, एससी, एसटी, दलितों की पार्टी, उसका सारा फोकस उस पर है, उसको कैसे आगे लाया जाए, कैसे मजबूत किया जाए। आप पूरी लीडरशिप को देख लीजिए, आप मुख्यमंत्रियों को देख लीजिए, अलग लेवल पर देख लीजिए, जो फैसले हुए अभी, जो कुल मिला के 27 ओबीसी बनाए गए, जिससे प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में दलित, आदिवासी, महिला और पिछड़ों का मंत्रियों होने का जिक्र किया, तो वो पूरा का पूरा टर्न अराउंड कर लिया है, समझे। और जब दत्तात्रेय होसबले कहते हैं कि हम आरक्षण के समर्थक हैं और जब तक खत्म नहीं होगा तब तक चलाएंगे, बाला साहब देवरस ने ये बात पहले दिन कहा था कि आप उस तकलीफ को समझ ही नहीं सकते, मैं उस दिन तक समझूंगा जिस दिन तक एक भी आदमी इस तकलीफ को फेस कर रहा हो। क्योंकि बाला साहब कहते हैं कि कोई अपनी मर्जी से नीचा होना नहीं चाहता, नीची जाति का। ठीक है, तो ये जो बात है, वहां से दत्तात्रेय होसबले तक आकर बड़े पैमाने पर बदलाव हुआ है।
अभी लेकिन हम वैसे ही चलाते रहते हैं कि ये ब्राह्मणों की पार्टी है। हम्म। बेचारे उन ब्राह्मणों से पूछिए जो पार्टी में है, उनका क्या हाल है। आपने संघ और मुसलमान संबंधों का जिक्र किया और उसमें आपने शुरुआत में किस्सा भी बताया है कि कैसे हेडगेवार जिक्र करते हैं इस बात का कि दोस्ती बराबर के लोगों में होती है, और वो कहते हैं कि मुस्लिम समाज इस समय ताकतवर है और हिंदू समाज कमजोर है, इसलिए हिंदू कमजोर मुसलमानों में दोस्ती नहीं हो सकती। नहीं हो सकती जी। हम्म, तो वो तो उस समय का वक्त बहुत अलग था, जी अब भी वक्त अलग आ गया, लेकिन वो बात तो कहीं पर चल रही है। जी। हमने ठीक। बाला साहब देवरस के बारे में बात की और किस तरीके से उन्होंने फिर से कंट्रोल 84 में वापस लिया और आडवाणी को आगे आगे किया, जब खुद अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार जाते हैं उसके बाद। तो 1984 में हार जाते हैं जी, चुनाव। तो यहाँ पर एक नया सवाल जो खड़ा होता है कि भाई संघ और बीजेपी के रिश्ते कितना कंट्रोल है। आपने किताब की शुरुआत में एक किस्से का जिक्र किया कि आपने प्रमोद महाजन से कैसे पूछा कि वाजपेयी और आडवाणी में कौन बड़ा नेता है, तो प्रमोद महाजन बोले जिसे संघ माने बड़ा वो बड़ा नेता है। सर तो ये लेकिन मैंने संघ। उसमें ये भी जिक्र किया कि 2005 में जो ये बात कही थी प्रमोद महाजन ने मुझे, वो हम्म 2012 में जब गोवा में कार्यकारिणी होती है तब साबित हो जाती है हम्म, जी कि बिल्कुल। संघ ने नरेंद्र मोदी को नेता बनाया, तो हम्म, लालकृष्ण आडवाणी मार्गदर्शक मंडल, फिर मूक मंडल, फिर कौन से मंडल वेटिंग में ही गए रह पता गए। नहीं, वेटिंग ही रह गए। तो वो संघ जिसे तय करे एक दिन में बदल जाता है। 2005 में मैं लालकृष्ण आडवाणी के साथ था पाकिस्तान यात्रा पर, जी। और वो वहां से जब लौट कर आते हैं जिन्ना की यात्रा से, तो कोई उनके साथ खड़ा नहीं होता। हम्म ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन वो 84 में हारते हैं और गांधीयन समाजवाद की जो चर्चा होती है उससे अलग हटकर उनको हटा दिया जाता है। यहाँ तक कि गोविंदाचार्य कहते हैं कि उनको 1991 में लखनऊ से टिकट नहीं दिया जाएगा। हम्म क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई अटल बिहारी वाजपेयी को कहे, हालांकि वो टिकट मिला, लेकिन 1991 में पार्टी का जनरल सेक्रेटरी ये कहे कि अटल बिहारी वाजपेयी को लखनऊ से टिकट नहीं मिलेगा। हम्म। फिर बहुत नेता सारी प्रतिपक्ष बातें, नहीं बन पाते हैं वो। नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाते हैं। हम्म और जब वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद के लिए अनाउंस करते हैं लालकृष्ण आडवाणी, भाई तो गेम संघ में उसका लिए। जी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि संघ आज भी जो सब कुछ तय होता है आप देखते हैं, तो उसमें बहुत सारी बातें हैं। और अब तो मैं कहता हूँ कि सरकार में नहीं, केवल मंत्री बनाने प्रधानमंत्री बनाने पर नहीं, अब तो विश्वविद्यालयों के कुलपति बनाने, राजभवन में बैठाने, मंत्रिपरिषद में शपथ दिलाने के लिए और तमाम तरह की चीजों पर संघ की छाया रहती ही है। इस बात को एक्सेप्ट कभी क्यों नहीं करता? वो हमेशा गोलमोल जवाब देता है, वो कहता है कि हमसे और पार्टियां, अभी मोहन भागवत का बयान आया, उन्होंने कहा कि और पार्टियां हमसे प्रचारक मांगे हम देंगे उनको। तो संघ इस जी बात को कभी एक्सेप्ट क्यों नहीं करता? नहीं, बस वो यही कहते हैं कि हम तो जो उनको सलाह चाहिए होती है वो सलाह देते हैं। हम्म लेकिन इसको मैं दूसरे तरीके से कहता हूँ कि जैसे राष्ट्रपति भवन में होता है ना कि प्रेसिडेंट प्लीज टू इन्फॉर्म यू, तो जो हम्म प्रेसिडेंट प्लीज टू इन्फॉर्म यू का मतलब ये आदेश होता है ना। जी तो आप उसको समझ लीजिए कि भाई आदेश ही होगा, जब कह दिया है तो आदेश है ना। जी। तमाम झगड़े भी आपने बताए हैं, और संघ पे कंट्रोल की जब हम बात कर रहे थे बीजेपी और संघ में, तो तमाम झगड़े भी हैं। बाला साहब देवरस से भी नाराजगी रही अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में, और उसके बाद सुदर्शन और अटल सुदर्शन बिहारी काफी नाराज वाजपेयी है, का वाजपेयी के झगड़ा, बीच में तो बहुत खराब रहा जी, बहुत रिश्ते उसको खराब तो रहे। सबने देखा है। तो ऐसी जी, स्थितियों से कैसे निकल के आए? आपने तमाम घटनाएं जिक्र किया है। उस समय क्या था कि दोनों लीडर्स बराबर के लीडर थे, हम्म क्योंकि वाजपेयी भी बहुत बड़े लीडर रहे थे, सुदर्शन बड़े लीडर थे, सरसंघ चालक थे, लेकिन वाजपेयी बड़े लीडर थे और वो किसी चीज का दखल पसंद नहीं करते थे। लेकिन फिर भी सरसंघ चालक का चलना या संघ की चलने की सबसे बड़ी बात है कि 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी शाम को अपने घर पर जो है शक्ति सिन्हा को लिस्ट दे देते हैं मंत्रियों की, हम्म और उसके बाद डिनर टेबल पर बैठे हैं और सुदर्शन जी जो उस समय सरसंघ चालक नहीं है वो आते हैं, हम्म और 1 घंटे बाद वो लिस्ट बदल दी जाती है। हम्म उसमें से जसवंत सिंह और प्रमोद महाजन का नाम हटा दिया जाता है। हम्म। तो वो एक रिश्तों में किस तरह का आपने उस घटना प्रभाव का भी जिक्र डालता किया था। कि कैसे उनको डिले किया गया संघ चालक बनना, उनका पहले तय था। पहले उनको तय था, वो वाजपेयी जी नहीं चाहते थे कि वो बने, तो वो हम्म नाराजगी वो रही। लेकिन आज बदल गया है, आज संघ में सरसंघ चालक और प्रधानमंत्री के बीच में एक बहुत कॉर्डियल रिलेशनशिप है, और दोनों ने अपनी अपनी सीमाएं बांट ली हैं, अपना हम्म अपना रास्ता बना लिया कि भाई ये चीजें करनी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो सांस्कृतिक जो विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम है संघ का, उसको किया जाए। और भागवत को पता है कि भाई सरकार के कामकाज में दखल नहीं देना चाहिए। आपको याद हो तो वाजपेयी के वक्त में जो
संघ का जो संगठन होता था, फाइनेंशियल जो सारे काम देखता था, वो पूरा का पूरा वाजपेयी सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया था। लेकिन आज किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन भारतीय किसान संघ तो नहीं बोल रहा। जी। तो अब रिश्तों में साफगोई हो गई, तय हो गया है कि क्या लिमिटेशन है और कितना बोलना है, जी, कितना नहीं बोलना इसलिए है। हमने बीजेपी आरएसएस के रिश्तों की किताब के चैप्टर का टाइटल जो है वो हम्म। गर्भनाल रखा है। जी, ये जी। गर्भनाल का रिश्ता है। कुछ ऐसे सवाल हैं जो किताब पढ़ने के दरमियान मेरे जी दिमाग में है, और वैसे भी पब्लिक डिस्कोर्स में ये सवाल चलते रहते हैं। तो दो जी चार ऐसे अंतिम सवाल मैं आपसे पूछूंगा। जी पहला सवाल, संघ पर जो ब्राह्मणवाद के आरोप लगते हैं, जी आपने किताब के दरमियान तमाम लोगों से बात की, इस सवाल के जवाब आपने किताब में देने की कोशिश भी की है तमाम जी। तरीके से। इस पर आपको क्या समझ में आया? तो मुझे समझ में आया कि जब शुरुआत हुई थी संघ की, तो उस समय ब्राह्मण सबसे प्रभावी एक समाज था, कम्युनिटी थी। और वो ही उसने शुरुआत की। खुद डॉक्टर हेडगेवार थे, गोलवलकर थे, और लोग थे, अप्पाजी जोशी थे, प्रांजपे थे, तो वो सब लोग। और उसके बाद धीरे धीरे जो बेस्ट लोग थे, क्योंकि हेडगेवार का एक घटना का मैंने जिक्र किया कि वो बेस्ट लोगों को सेलेक्ट करते थे। तो हम्म। उस वक्त जो कम्युनिटी के बेस्ट लोग थे उनको सेलेक्ट किया गया, और वो धीरे धीरे ग्रो किया, उसका विस्तार हुआ। तो उसका नतीजा रहा कि संघ का जो टॉप लेवल है यही उस आरोप, पर कोई संघ चालक आज तक ब्राह्मण के खिलाफ रज्जु भैया को छोड़ दें तो कोई और क्यों नहीं हुआ? कोई नहीं बना। और वो भी अपर कास्ट ही है, सज्जू भैया भी रहे हैं, तो वो सारे अपर कास्ट है। लेकिन अब संघ में बहुत सारे लोग जो है वो पिछड़े समाज के, दलित समाज के, ओबीसी समाज के हैं, और वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि अगले जब ये 100 साल पूरे करेगा तब तक कोई सर संघ चालक बन पाएगा, क्योंकि अब तो सर सरकारवाह दत्तात्रेय होसबले बने हैं, तो संभावना उन्हीं की होगी यदि बनेंगे तो। या जी। कोई और भी बनेगा तो भी मुझे नहीं लगता कि अभी कोई दलित, ओबीसी या पिछड़ा बनने वाला है। लेकिन संघ में बहुत सारे लोग हैं, और संघ खुद जो है जातियों की पहचान नहीं करता है, ये हकीकत है। जब आप हम्म। उनके संघ के शिविर में जाएंगे तो वहां पर कोई जाति की पहचान नहीं होती, और वो इससे बचना चाहते हैं, इसको कैटेगराइज भी नहीं करते हैं। क्योंकि रंगाहरी जैसे लोगों का जिक्र मैंने किया है, तो उससे भी काफी लोगों को नाराजगी हुई। रंगाहरी उनके बड़े विचारक हैं, जिन्होंने गुरुजी पर बायोग्राफी भी लिखी, गुरुजी समग्र भी लिखा, और सारा काम किया। और संघ की जो कॉन्स्टिट्यूशन जैसी जो रूल बुक है, विचार बिंदु, वो रंगाहरी ने लिखी है। वो दलित लोगों में से। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उसमें जुड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी सर संघ चालक बनने के लिए ये सवाल वाजिब उनके लिए बना रहता है हमेशा। और मैंने अपनी किताब में यही कोशिश की है कि आपके और हमारे जितने सवाल संघ से जुड़े हो सकते हैं, उन सबके सब जवाब। सवालों के उत्तर ढूंढने की कोशिश की जाए। जी। और उन्होंने किताब का जिक्र कर दिया, तो बंच ऑफ थॉट्स, इस किताब को जी लेकर बड़ा विवाद रहता है, और आपने इस जी। किताब में उसका जवाब भी देने की कोशिश की है कि बंच ऑफ थॉट्स पे जो विवाद है वो कितना सही है, कितना गलत है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। बंच ऑफ थॉट्स को लेकर जितना विवाद है वो सही है, क्योंकि जो गुरुजी गोलवलकर में के नाम से जो किताब में लिखा गया, ईसाइयों, क्रिश्चियंस और कम्युनिस्ट के बारे में, वो सब बात है। जो उस पर बहुत सारी बात हुई। सुदर्शन जी ने इसका जिक्र किया, और अभी मोहन भागवत जब 2018 की व्याख्यानमाला का, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसमें उन्होंने बहुत साफ कर दिया कि भाई हमने, एक तो पहली बात उन्होंने कहा कि गुरुजी के ये जो विचार थे वो सामयिक विचार, हम्म। पहली बात। संघ के जो लोग हैं वो अक्सर ये कहा करते रहे कि वो जो बंच ऑफ थॉट्स है वो गुरुजी ने लिखी नहीं है, वो किताब। वो हम्म। तो उनके भाषणों, उनके विचारों को सुनकर लिखी गई, अलग अलग लोगों ने उसको मिलकर किताब को बनाया। लेकिन मोहन भागवत ने उसको ज्यादा स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि वो विचार उस समय के सामयिक थे, और इसलिए हमने उनको हटा दिया उन चैप्टर से। और अब आपको यदि गुरुजी का विचार सब कुछ देखना है, तो गुरुजी समग्र जो किताब है हम्म। उसको देखिए, और उसमें क्रिश्चियंस, मुसलमान और कम्युनिस्ट को लेकर ये बातें नहीं कही गई। तो ये चैप्टर से खुद आरएसएस ने हटा दिया है। तो इसका मतलब उस विवाद को हमें खत्म करना चाहिए। और आरएसएस को, मुझे लगता है, इस विवाद को खत्म चैप्टर खत्म करने से नहीं होगा। ये ब्रेन वॉश भी अपने जो कार्यकर्ता हैं, स्वयं सेवक हैं, उसके लिए करना होगा। क्योंकि जब आप लव जिहाद की बात करते हो, आप लिंचिंग की बात करते हो, तो फिर बहुत सारी बातें होती हैं कि आप पर बार बार सवाल खड़े किए जाते जी। आजादी के आंदोलन में भाग नहीं लेने के लगातार आरोप लगते हैं कि आजादी के आंदोलन में संघ का कोई भी रोल नहीं है। आपने इस हैं। किताब में बताया कि कैसे व्यक्तिगत स्तर पर हेडगेवार का आंदोलन में जुड़ाव रहा है। फिर भी एक जी, छोटी टिप्पणी चाहूंगा इसमें। नहीं, संगठन के तौर पर संघ का कोई रोल रहा हो ऐसा मैं नहीं मानता। हम्म। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर कुछ कुछ लोग शामिल होते रहे। और उसकी दो बड़ी वजह है कि एक तो गुरुजी खुद समझते थे कि पहले संगठन को मजबूत करना है, बढ़ाना है, वो ये समझते थे। फिर ज्यादातर लोग ऐसा भी समझते होंगे कि वो कांग्रेस का आंदोलन था एक,
जैसे हम लोग समझते हैं पॉलिटिकल मूवमेंट कोई चलता रहता है, तो वो समझा गया होगा। लेकिन संगठन के तौर पर अगर कोई ये दावा करे कि संगठन के तौर पर आरएसएस ने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया है, तो बात ठीक नहीं है। और यदि पदाधिकारी के तौर पर डॉक्टर हेडगेवार को छोड़ दिया जाए, तो मुझे 2-3-4 नाम के अलावा कोई नाम याद भी नहीं आएगा जो संघ का जिसने एक्टिव रोल प्ले किया। जी। गांधी हत्या, अब तक संघ कहता है कि भाई हम तो सभी कोर्ट कचहरी से मुक्त हैं, आरोप मुक्त है, इसीलिए बैन हटा, पर वो आरोप आज तक चलता है, चलता चला आ रहा है। और आपने तमाम तरीके से जवाब दिए, तमाम आपने किस्सों का, कमीशनों का जिक्र किया है इस किताब में। जी। तब इसको हम कैसे प्रूव कर सकते, क्योंकि हम तो जज भी नहीं है, हम इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर भी नहीं है, तो इसलिए मैंने वो सारी घटनाओं का जिक्र कर दिया है जो गांधी हत्या पर जुड़ी हुई है, संघ से जुड़ी हुई है, और जिसमें संघ को बरी किया गया है कानूनी तौर पे। तो हम कानून व्यवस्था को मानते हैं अगर, तो हम उसको मानना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप यदि बहुत बड़े आलोचक हो तो आप ये कह सकते हैं कि भाई बहुत पुख्ता सबूत के बिना आपने उनको बरी कर दिया, ठीक है। लेकिन नाथूराम गोडसे संघ में नहीं जुड़े हुए थे, गांधी की हत्या से बहुत पहले वो छोड़कर चले गए थे, बल्कि संघ की नीतियों से ही नाराज होकर वो छोड़कर चले गए थे, और संघ का कोई रोल नहीं रहा। फिर एक घटना का मैंने जिक्र किया, गुरु गोलवलकर कहीं बाहर सम्मान समारोह में गए थे और वो छोड़कर फिर गांधी की हत्या के बाद लौटकर आ जाते हैं नागपुर में, और वो संदेश भेजते हैं गांधी के परिवार को भी, राष्ट्र के नाम भी, प्रधानमंत्री को भी, राष्ट्रपति को भी, और कहते हैं कि सभी स्वयंसेवकों से भी कहते हैं कि थोड़ा सा कंट्रोल से रहे, सम्मान बनाए रखें। तो वो सब बातें हैं। और फिर मैं सबसे बड़ी बात मानता हूँ, या तो हमें कानून व्यवस्था को, कानून को मानना चाहिए, जुडिशियरी सिस्टम को मानना चाहिए, या नहीं मानना चाहिए। अब ये हमें तय करना है। या तो हम नहीं माने तो फिर कुछ भी आप कह सकते हैं, फिर मानते हैं तो जो जांच कमीशन है या अदालत है जो उन्होंने कहा है उसको हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो उस जांच में शामिल नहीं है। तो काफी अच्छी बातचीत रही। तमाम सवाल जो इस किताब को पढ़कर मेरे मन में आए, संघम शरणम गच्छामि, और जिनके जवाब इस बातचीत के दरमियान हम बहुत खुल के नहीं दे पाए, तो मुझे लगता है कि आपको ये किताब पढ़नी चाहिए। संघ को लेकर जितने भी तमाम सवाल पब्लिक डिस्कोर्स में चलते हैं, आपके मन में है, जिज्ञासा है, क्योंकि संघ इतना प्रासंगिक है आजकल। कोई भी बात होती है, कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट होता है, किसी भी तरीके की कोई निर्णय लिया जाता है, उसमें संघ का रोल आता ही है। तो तमाम जिज्ञासाएं आपकी शांत कर सकती है मुझे लगता है किताब। तो ये किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए। विजय त्रिवेदी जी, आपने हमें वक्त दिया, आपने इस चर्चा की हमारे साथ, तमाम सवालों के जवाब दिए, तमाम किस्से सुनाए, बहुत शुक्रिया बहुत आपका। धन्यवाद आपको कि आपने वक्त निकाला और मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी बात कहूँ। मैं केवल इतना सा कहना चाहता हूँ कि ये किताब न संघ के समर्थकों के लिए न संघ के आलोचकों के लिए, ये दोनों के लिए है। यदि आप संघ को जानना चाहते हैं, जिज्ञासु लोगों के लिए, क्योंकि यदि संघ के समर्थक पढ़ेंगे तो हो सकता है वो निराश हो, संघ के आलोचक है तो हो सकता है निराश हो, लेकिन जो जिज्ञासु लोग होंगे, जो स्टूडेंट होंगे, उनके लिए फायदेमंद होगी। जी। तो आपको ये बातचीत कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बाकी देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।